हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अर्जुन और आरजू का झगड़ा खत्म करने के बाद पांचों ने मिलकर कुछ देर तक बातें की। उसके बाद सुकून और आरजू घर जाने के लिए निकल गई। उन दोनों के जाते ही मानिक और अर्जुन एक साथ आरव पर टूट पड़े। उन्होंने आरव को दबोचते हुए कहा, सच सच बता, ऐसी क्या छड़ी घुमाई उस जादू की परी ने कि हमारा देवदास फिर से एक हंसता खेलता लड़का बन गया। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस उसने मुझे ये समझाया कि जो भी हमारी जिंदगी में आना होता है वह आ जाता है, इसलिए जो हमारे नसीब में नहीं है उसके लिए खुद को बर्बाद करने से अच्छा यह है कि हम खुद को इस काबिल बनाएं कि अगली बार जब हमें कोई पसंद आए तो वह इंसान हमें पसंद करने से खुद को रोक ना पाए। इसलिए अब मैं इस तरह का कोई नशा नहीं करूंगा और खुद को इस काबिल बनाऊंगा कि अगर जिंदगी फिर से मौका प्यार करने का मुझे देगी तो जिस किसी भी लड़की से मुझे प्यार हो वो ना कर पाए। मुझे लगता तो नहीं है कि सुकून के अलावा कभी मेरे दिल में कोई लड़की आ पाएगी, पर मैं सुकून के विश्वास पर विश्वास रखना चाहता हूँ, क्योंकि उसे भरोसा है कि भगवान ने हर किसी को किसी ना किसी के लिए बनाया है और अगर मेरे लिए किसी को बनाया होगा तो वो मुझे सही टाइम पर सही वक्त पर सही जगह मिल जाएगी। ऐसा सुकून का कहना है और मुझे उसके कहने पर विश्वास है। आरव की बात सुनकर अर्जुन और मुस्कुराते हुए उसे एक साथ गले लगाते हुए कहा, भाई हम भी तो तुझे यही समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर तू था कि समझने को तैयार ही नहीं था। बेवजह एक बेवड़ा शराबी मजनू बना हुआ था जो कि अपनी गर्लफ्रेंड छोड़कर भागने की तरह गम में डूबा हुआ था, जबकि सुकून तो कभी तेरी गर्लफ्रेंड थी भी नहीं। आरव ने दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, और कभी हो भी नहीं सकती, क्योंकि सुकून की जिंदगी में हमेशा से सिर्फ एक लड़का था, अरमान राठौड़, और एक ही लड़का रहेगा। अब मैं भी समझ गया हूँ कि सुकून प्यार मेरे प्यार से बहुत अलग है। उसे पहली नज़र में क्लास में देखते ही, उसकी प्यारी प्यारी बातें सुनते ही मुझे उससे पहली नज़र का प्यार हो गया था, पर उसका प्यार अलग है। उसे अरमान से प्यार तब हुआ जब उसे प्यार का मतलब भी नहीं पता था। बचपन से वह अरमान से प्यार करती है और अरमान उसके लिए सिर्फ उसका प्यार नहीं, उसका गार्डियन है, उसका दोस्त, उसका हमसफर, उसका हमदर्द, सब कुछ है। सुकून की दुनिया अरमान के बिना अधूरी है, तो मैं ये सोच भी कैसे सकता हूँ कि सुकून मेरी हो सकती है, क्योंकि अरमान के बिना सुकून अधूरी है, जिसे पाकर भी मैं कभी नहीं पा सकता। इसलिए मैं भगवान से हमेशा यही दुआ करूंगा कि सुकून हमेशा सिर्फ अरमान की रहे। आरव की बात सुनकर अर्जुन और मानिक ने उसके दोनों गालों पर एक साथ किस करते हुए कहा, अगर प्यार हो तो तेरे जैसा, वरना बिल्कुल न हो। वही आरव ने उन दोनों को घूरते हुए अपने दोनों गालों को पोंछते हुए कहा, इस तरह से किस मत किया करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आरव की बात सुनकर अर्जुन और मानिक ने फिर से एक बार उसके दोनों गालों पर किस करते हुए कहा, अरे भाई, हम दोनों स्ट्रेट है तो चिंता मत कर, तू हमसे डर मत, हमारा दिल तो पहले से दो लड़कियों पर आया हुआ है, तो हम क्यों तेरे पीछे पड़ेंगे। अर्जुन ने आंख मारते हुए कहा। अर्जुन की बात सुनकर मानिक ने भी अपने दोनों हाथ उठाते हुए कहा, हाँ भाई, मैं लड़का ही हूँ, लड़का हूँ, अगर तुझे विश्वास नहीं है तो मैं अपनी पैंट उतार सकता हूँ। उसकी बात सुनकर आरव ने चिल्लाते हुए कहा, हुए कमने हो तुम दोनों, एक नंबर के। आरव की बात सुनकर अर्जुन ने हंसते हुए कहा कि हर एक फ्रंट का तारांकन तारांकन होता है, तो हमें भी तो कमीना होना जरूरी है ना, वरना हमारी दोस्ती किस काम की। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और गले लगाकर एक साथ जोर जोर से हंसने लगे। दूसरी तरफ गाड़ी में आरजू और सुकून दोनों राठौड़ मैंशन की तरफ जा रही थी। आरजू उन्हें सुकून की तरफ देखते हुए कहा, तो मेरी प्यारी प्रिंसेस, अब बताओ तुमने कौन सी जादू की छड़ी घुमाई जो देवदास बना। आरव फिर से नॉर्मल लड़का बनाकर नीचे ले आई।
सुकून ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस मैंने उसे यह समझा दिया, प्यार में खुद को तबाह नहीं किया जाता बल्कि प्यार में खुद को मजबूत और ताकतवर बनाया जाता है। मैं जानती हूँ वो मुझसे सच्चे दिल से प्यार करता है, पर मैं ये भी जानती हूँ कि उसका और मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा से सिर्फ अपने मिस्टर हैंडसम की थी। पर मैंने उसे दिल से अपना दोस्त माना है, तो मैं उसे इस तरह से खुद की जिंदगी बर्बाद करते हुए नहीं देख सकती थी। मैंने उसे समझाया कि भगवान ने उसके लिए भी किसी ना किसी को बनाया ही होगा और वह सही वक्त आने पर उसकी जिंदगी में जरूर आ जाएगी। उसे बस उस सही वक्त का इंतजार करके खुद को इस काबिल बनाना होगा कि कभी कोई लड़की उसे रिजेक्ट ना कर पाए। आरजू ने मुस्कुराते हुए कहा, तू तो बड़ी समझदार हो गई मेरी बेवकूफ। सुकून ने मुंह बनाकर आरजू को घूरते हुए कहा, हम हमेशा से समझदार थे। आरजू ने हंसते हुए कहा, सच में है? सुकून ने कहा, तुम हमारा मजाक उड़ा रही हो? आरजू ने अपने दोनों गालों पर हाथ रखते हुए कहा, तौबा तौबा, तुम्हारा मजाक उड़ाने की हिम्मत किसके अंदर होगी? मेरा राक्षस भाई मुझे छोड़ेगा नहीं। सुकून ने प्राउड स्माइल के साथ कहा, वह तो है। ऐसे ही दोनों एक दूसरे के साथ हंसते मुस्कुराते राठौड़ मैंशन पहुंच गई। अब तक शाम के 6 बजे बज चुके थे। एक खंडहर जैसी जगह पर इस वक्त वहां पर करीब 50 आदमी मौजूद थे। सभी आदमी खड़े थे सिवाय 5 आदमियों के। एक बड़े से किंग साइज चेयर पर अरमान बैठा हुआ था। उस खंडहर जैसी जगह पर यह आलीशान कमरा किस तरह से बनाया होगा ये किसी को भी नहीं पता था। अरमान ने अपने बगल में बैठे कार्तिक, आहिल और आर्यन को देखते हुए कहा, अगले आधे घंटे बाद हमारा प्लान स्टार्ट होगा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार हमने सबसे बड़ी लड़कियां स्मगल करने वाली गैंग को पकड़ा है और आज हम तीसरी गैंग को पकड़ने जा रहे हैं। अरमान ने कहा, ज्यादा खुश मत होइए, हम तब तक सेलिब्रेट नहीं कर सकते जब तक रिजल्ट हमारे हाथ में ना हो। अरमान की बात सुनकर आर्यन है नेहा में अपना सर हिलाया। कुछ देर बाद वह पांचों आदमी और अरमान अपना भेष बदलकर बिल्कुल किसी टीनेज लड़के की तरह तैयार होकर वहां से निकले। सभी लोगों ने इस वक्त कॉलेज गोइंग लड़कों की तरह टी शर्ट और रिप्ड जीन्स पहनी हुई थी, जिसमें वह काफी हॉट और सेक्सी लग रहे थे। उन लोगों ने अपने गले में अजीब तरह के लॉकेट भी पहने हुए थे, जो कि अब 19 साल के जवान लड़के पहनते हैं, जिस वजह से वह कहीं से भी कोई बिजनेसमैन नहीं लग रहे थे, बल्कि वह किसी अमीर बाप की बिगड़ी औलाद लग रहे थे। कुछ देर बाद वह मुंबई के एक बड़े से क्लब के बाहर खड़े थे। सभी बॉडीगार्ड्स ने भी अपने कपड़े बदल लिए थे और वह भी बिल्कुल लफंगों की तरह तैयार हुए थे। क्लब का नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया था, मनोरंजन क्लब। क्लब को देखकर ही कोई भी समझ सकता था कि ये दुनिया की नजरों से अभी तक छुपा हुआ है। यह मुंबई के बाहर बना हुआ था, जिसके बारे में कुछ ही लोगों को पता था, पर जैसे ही उन सभी लोगों ने गेट पर कदम रखा, वहां पर काफी टाइट सिक्योरिटी थी। अरमान और बाकी सब ने अपनी जेब से एक कार्ड निकालकर उन सिक्योरिटी गार्ड को दिया। सभी सिक्योरिटी गार्ड ने अरमान और उसके सभी आदमियों को चुपचाप अंदर जाने दिया। अंदर का माहौल देखकर कार्तिक ने हैरानी से कहा, ये तो सब कुछ अलग है। बाहर से खंडार जैसा दिखने वाला होटल अंदर से किसी 5 स्टार होटल को भी मात देने जितना शानदार और बड़ा था। यहाँ पर इस वक्त 500 से ज्यादा अमीर घर के आदमी मौजूद थे, जो कि नशे में झूमकर डांस कर रहे थे। उन सभी लोगों को देखकर समझ में आ रहा था कि इनमें से कई की उम्र तो इतनी है कि शायद उनके बच्चों की भी शादी हो गई होगी, फिर भी वह लोग यहाँ पर अयाशी करने के लिए आते थे। अरमान और बाकी सभी ने बेसबॉल के लगा कर रखी हुई थी, पर वहां पर स्टेज पर डांस कर रही लड़कियां उन सभी हैंडसम लड़कों को देखकर आहें भर रही थी। क्लब का माहौल काफी ज्यादा मनोरंजक था। सब लोग अपनी ही मस्ती में मगन होकर डांस कर रहे थे। इस वक्त स्टेज पर एक लड़की पोल डांस कर रही थी और एक 50 साल का आदमी उसके ऊपर शराब डालकर उसकी बॉडी को चाट रहा था। ये देखने में काफी घिनौना था।
पर वहां मौजूद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वहां पर कई लोग तो लड़कियों को टेबल पर लिटाकर ही उनके ऊपर चढ़कर उन्हें किस कर रहे थे। हर तरफ अलग अलग उम्र के लोग अलग अलग लड़कियों के साथ अयाशिया कर रहे थे। वह लड़कियां भी पूरी तरह से उनका साथ दे रही थी, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। अरमान, आर्यन, आहिल, कार्तिक ने एक दूसरे की तरफ देखा और चारों चार टीम में डिवाइड हो गए। उनके साथ आए हुए 50 बॉडीगार्ड्स, जो कि इस वक्त बिल्कुल किसी लफंगे लड़कों की तरह लग रहे थे, 12-12 की टीम में डिवाइड हो गए और एक साथ 13-13 लोगों की टीम बनाकर चारों तरफ फैल गए। अरमान सीधा क्लब के अंदर जाने लगा, वही कार्तिक अपने साथ मौजूद 12 लड़कों के साथ लेफ्ट साइड में चला गया और आहिल राइट साइड में। आर्यन पार्टी में ही चारों तरफ घूम घूम कर सभी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था। वही अरमान सीधा क्लब के अंदर चला गया। इस वक्त एक 40 साल का आदमी, जो दिखने में काफी भद्दा लग रहा था, उसके बालों का कलर यही ग्रीन कलर का था। अरमान ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। वह आदमी एक साथ दो लड़कियों को पकड़कर उन्हें जबरदस्ती चूम रहा था। वह लड़कियां भी शायद मजबूर थी, जिस वजह से उस आदमी को खुद से दूर नहीं कर रही थी। 2 बार अपनी पीठ पर किसी का हाथ महसूस होते हैं। उस आदमी ने गुस्से से पलटकर पीछे देखते हुए कहा, क्या है? अरमान ने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, जमुना बाई का कोठा कहाँ है? अरमान की बात सुनकर हरे बाल वाला आदमी हैरानी से अरमान को देखने लगा। इन कपड़ों में अरमान की उम्र ज्यादा नहीं लग रही थी, बल्कि वह 18 साल का एक लड़का लग रहा था। आदमी, जिसका नाम जॉनी भाई था, उसने अरमान को घूरते हुए कहा, तुझे क्या काम है बच्चे उस जगह से? अरमान ने अपने साथ में खड़े 12 लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये सब लोग मेरे आदमी हैं। इन लोगों ने मेरा बहुत बड़ा काम पूरा किया है। इन सब लोगों को एक एक लड़की गिफ्ट देनी है। उस आदमी ने सभी लोगों की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता भी है उन लड़कियों का रेट क्या है? अरमान ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से एक कार्ड निकालकर अपनी उंगली में घुमाते हुए कहा, और तुम्हें पता है कार्ड का बैलेंस कितना है? कार्ड को देखकर जॉनी भाई की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि वह कार्ड डायमंड कार्ड था, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती थी। अरमान को देखकर समझ गया था कि किसी बिगड़ी बाप की औलाद है। उसने कहा, ठीक है। कुछ देर बाद क्लब में बने स्टेज के नीचे से जॉनी भाई अरमान और उन सभी 12 लोगों को लेकर स्टेज के नीचे बनी हुई सीक्रेट सीढ़ियों से बेसमेंट की तरफ लेकर जा रहा था। अरमान जॉनी भाई के पीछे जाते हुए सभी चीजों को नोटिस कर रहा था। साथ में अरमान के साथ मौजूद 12 बॉडीगार्ड भी सभी चीजों को अच्छे से नोटिस कर रहे थे। जॉनी भाई मन ही मन खुश हो रहा था। उसे लग रहा था कि आज जमुना बाई उसे तगड़ा इनाम देंगी, क्योंकि कल जिन सभी लड़कियों को यहाँ से सप्लाई हो करना था, आज उन सभी लड़कियों की अच्छी खासी कीमत जमुनाबाई को मिल जाएगी। कुछ देर बाद सीढ़ियां खत्म हुई और एक बड़ा सा दरवाजा खुला। जॉनी भाई ने अरमान और बाकी 12 लड़कों की तरफ देखते हुए कहा, तो बच्चे, यह है जिस जगह पर तुम्हें जाना है। इसके आगे तुम्हें सिर्फ जन्नत नसीब होगी। अरमान ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, उसी जन्नत के लिए तो मैं यहाँ तक आया हूँ। अरमान की बात सुनकर जॉनी भाई ने जल्दी से दरवाजा खोला और दरवाजे के खुलते ही उन्हें कई दर्द भरी आवाज सुनाई दी। बेसमेंट के अंदर कई सारी जेल बनी हुई थी। एक जेल के अंदर 10 से 12 लड़कियां रखी हुई थी। कुछ लड़कियां गुमसुम कोने में बैठी हुई थी और कुछ लड़कियां रो रो कर उन्हें यहाँ से निकालने के लिए चिल्ला रही थी। अरमान उन सभी लड़कियों की तरफ देख रहा था, पर उसने बिल्कुल नहीं किया। जॉनी भाई ने उन सभी लड़कियों की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, चुप। फिर उसने अरमान की तरफ देखते हुए कहा, इनका रोज का यही नाटक है, आप लोग चिंता मत कीजिए। अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कच्ची कलियां हैं, इसलिए ये सब कर रही है। अरमान की बात सुनकर जॉनी भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, काफी एक्सपीरियंस लगता है तुम्हें इन सब चीजों का। अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा, हुस्न की कदर करने वालों में से हूँ मैं, तो फिर इन सब चीजों के बारे में पता तो होगा ना। जॉनी भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे किस तरह की लड़कियां चाहिए? रशियन, कोरियन, इटालियन? अरमान ने कहा, दिखने में खूबसूरत होनी चाहिए।
जॉनी भाई ने कहा तुम्हें जन्नत के दर्शन करवा लूंगा। कुछ देर बाद अरमान और उसके 12 बॉडीगार्ड एक मोटी सी औरत के सामने खड़े थे। वो औरत लगातार पान चबाते हुए अरमान को ऊपर से नीचे तक घूर रही थी। उसने जॉनी की तरफ देखते हुए कहा, कौन है बे ये छोटा सा बच्चा? जॉनी भाई ने अपना सर झुकाते हुए कहा, जमुना बाई, इस लड़के को इन सभी लोगों के लिए एक एक लड़की चाहिए। जमुना बाई ने अरमान को फिर से घूरते हुए अपने पान को थूकते हुए कहा, इस बच्चे के पास इतने पैसे होंगे? अरमान ने फिर से उसी कार्ड को निकालते हुए कहा, अभी आपको शक है? जमुना बाई ने उस कार्ड को देखा और कहा, ये क्या है? रोनी भाई ने जल्दी से कहा, जमुना बाई, ये गोल्डन कार्ड के भी ऊपर का कार्ड डायमंड कार्ड है। आपने सुना होगा ना, डायमंड कार्ड, जिसकी के कोई लिमिट नहीं होती। डायमंड कार्ड का नाम सुनकर जमुना बाई की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, बताओ बच्चे, क्या चाहिए तुम्हें? अरमान ने कहा, हमें यहाँ की सबसे खूबसूरत लड़कियां चाहिए, वो भी पूरी 26। अरमान की बात सुनकर जमुना बाई ने अरमान को घूरते हुए कहा, पर तुम तो सिर्फ 13 ही हो। अरमान ने कहा, हमें हर किसी को 2 चाहिए। अरमान की बात सुनकर जमुना बाई ने कहा, एक लड़की का 1 करोड़ लगेगा, मंजूर हो तो बताओ वरना तुम यहाँ से जा सकते हो। अरमान ने कहा, मंजूर है। अरमान की हाँ सुनकर जमुनाबाई की आंखें खुशी से चमकने लगी। वही रोनी भाई ने जमुनाबाई की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मेरा इनाम? जमुनाबाई ने कहा, इतना मालदार ग्राहक है तो तेरे 2 करोड़ पक्के। जमुनाबाई की बात सुनकर रोनी की आंखों में चमक आ गई। वहीं कुछ देर बाद के सामने कोठे पर मौजूद हर एक लड़की खड़ी थी। लड़कियों की संख्या 2000 से भी ज्यादा थी, पर उन्हें इस तरह से उस बड़े से हॉल में रखा गया था कि वह सभी किसी छोटे से बिल्ली के बच्चे की तरह सिकुड़कर बैठी हुई थी। उनमें से कुछ लड़कियों की हालत तो इतनी खराब थी कि वह किसी भी समय बेहोश हो सकती थी। जमुना भाई ने कहा, मेरे पास यही माल है, अब इनमें से बताओ तुम्हें कौन सा चाहिए। तभी वहां पर कार्तिक और उसके साथ मौजूद 12 लोग आ गए। कार्तिक के साथ भी इस वक्त एक आदमी मौजूद था। उस आदमी को देखकर रोनी भाई ने कहा, गणेश, तुम यहाँ? ये रोनी भाई की तरह ही एक और आदमी था जो कि यह पर आदमी लाने का काम करता था। गणेश ने मुस्कुराते हुए कहा, देख मैं अपने साथ कितनी मालदार पार्टी लाया हूँ और इतने सारे लोग हैं। जमुना बाई ने कार्तिक को घूरते हुए कहा कि इस बच्चे के पास पैसे हैं। कार्तिक ने भी अरमान की तरह अपना डायमंड कार्ड निकालते हुए कहा, मेरे पास यह है। उसको देखकर जमुना बाई की आंखों में फिर से चमक आ गई। वहीं रोनी भाई को अजीब लग रहा था, क्योंकि कल इन सभी लड़कियों की नीलामी होने के एक दिन पहले ही इस तरह से अचानक 2 रईसजादे बिगड़े हुए लड़के कोठे पर आ गए थे। पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आज उसकी और उसके दोस्त की अच्छी कमाई होने वाली थी। कार्तिक अरमान और बाकी बॉडीगार्ड से अपने बॉडीगार्ड को लेकर कुछ दूरी पर खड़ा हो गया। उसने भी जमुनाबाई को देखते हुए कहा, मुझे 26 लड़कियां चाहिए। जमुना भाई ने कहा, तुम लोगों को भी 2-2 चाहिए। कार्तिक ने कहा, हाँ। जमुना बाई खुश हो गई, क्योंकि आज उसकी अच्छी खासी बिक्री होने वाली थी। जमुना बाई ने कहा, एक लड़की का 1 करोड़ लगेगा। कार्तिक ने कहा, मंजूर है। अभी उन सभी लड़कियों की बोली लगने ही वाली थी कि फिर से एक और आदमी आर्यन और उसके साथ मौजूद 13 लोगों को लेकर आ गया। अब सभी लोग हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे। यह इनका तीसरा मेंबर जगदीश था। जगदीश ने मुस्कुराते हुए कहा, जमुनाबाई, देखिए मैं इन लोगों को लाया हूँ, उनके पास बहुत पैसा है और उन्होंने कहा है कि इन्हें 50 लड़कियां चाहिए। जमुना बाई ने इस बार नहीं पूछा कि उसके पास पैसे है या नहीं, वह खुशी के मारे पागल हो रही थी। वही आर्यन, कार्तिक और अरमान ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक डेविल स्माइल पास कर दी। इस वक्त क्लब में बने अंडरग्राउंड जमुना बाई की कोठे पर अरमान, आर्यन, कार्तिक अलग अलग टीम के साथ मौजूद थे। वही आज जमुना बाई तो जैसे खुशी के मारे पागल ही हो गई थी, क्योंकि कल ही इन सभी लड़कियों का सौदा होने वाला था और आज उसे इन सभी लड़कियों में से बस कुछ लड़कियों के ही करोड़ों रुपए मिलने वाले थे। जमुनाबाई अभी खुशी के मारे झूम ही रही थी कि तभी वहां पर उनका चौथा आदमी रमेश
आहिल और उसके साथ मौजूद 13 लोगों को लेकर आ गया। इस बार किसी ने कोई सवाल नहीं किया क्योंकि सबको लग रहा था कि आज उनकी किस्मत खुल गई है। वहीं जमुना बाई ने खुशी के मारे अपने चारों आदमियों को देखते हुए कहा, आज तुम सब की पेमेंट डबल। वही भाई जो कि कुछ गड़बड़ होने के बारे में सोच रहा था। पेमेंट सुनकर सब कुछ भूल कर वह खुशी से झूमने लगा। बाकी सब का भी हाल यही था। जगदीश, रोनी भाई, गणेश और रमेश चारों एक साथ खड़े होकर एक दूसरे को देखने लगे। चारों के चेहरे पर आज बहुत बड़ी जंग जीतने वाली मुस्कुराहट थी, क्योंकि काफी दिनों बाद उन्हें इतना ज्यादा पैसा एक साथ मिलने वाला था। वही जमुना बाई तो आज हद से ज्यादा खुश थी। उसने सब की तरफ देखते हुए कहा, इन सब लड़कियों में से तुम लोगों को जितनी जितनी चाहिए चुन सकते हो, पर बात याद जरूर रखना, एक लड़की का 1 करोड़। अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आपको बताया ना मेरे पास कितने पैसे हैं, फिर भी आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। जमुनाबाई ने अरमान की तरफ देखते हुए कहा, चिकने भरोसा है इसलिए तो तुझे यहाँ पर लाई हूँ, वरना तू क्लब के बाहर पड़ा होता। अरमान ने बदले में मुस्कुराते हुए कहा, बहुत जल्दी पता चल जाएगा कौन कहा होता है। उसकी बात सुनकर जमुनाबाई ने कहा, मतलब? अरमान ने कहा, मतलब मुझे इन हसीनाओं के साथ रात बितानी है, अपने सभी दोस्तों के साथ भी। अरमान की बात सुनकर जमुना बाई ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सब लोग अपनी अपनी पसंद की लड़कियां चुनो। अरमान सभी लड़कियों की तरफ देखने लगा, तभी उसका ध्यान कोने में खड़ी एक लड़की की तरफ गया जिसकी आंखें इस वक्त अंगारे बरसा रही थी। सभी लड़कियों में वो अलग नजर आ रही थी। उसकी आंखों में ना डर था ना ही झिझक, बल्कि उसकी आंखों में नफरत और गुस्सा था। अरमान ने उस लड़की की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, वह लड़की। अरमान की बात सुनकर सभी लोगों का ध्यान उसकी तरफ गया। वह दिखने में ज्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, पर बुरी भी नहीं थी। वही जमुनाबाई ने कहा, तेरी पसंद काफी अलग है लड़के। अरमान ने कहा, मुझे एक और चाहिए। इतना कहकर अरमान ने फिर से देखा। उसे एक और लड़की नजर आई जिसकी आंखें भी उसी लड़की की तरफ गुस्से से सभी लोगों को घूर रही थी, जैसे वह अभी के अभी इन सब लोगों को जान से मार डाले। अरमान ने कहा, वह लड़की। जमुना बाई ने दोनों लड़कियों को इशारा करते हुए कहा, तुम दोनों इधर आओ। पर दोनों लड़की अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं है। ये देखकर जमुना बाई ने गुस्से से कहा, अगर 1 मिनट के अंदर अंदर तुम दोनों मेरे पास नहीं आई तो तुम दोनों का वह हाल करूंगी कि तुम दोनों किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। उस लड़की ने गुस्से से कहा, वैसे भी आज नहीं तो कल मरना ही है, तो तुम अभी मार डालो मुझे। उस लड़की की बात सुनकर दूसरी लड़की ने भी हिम्मत करते हुए कहा, मुझे भी मार डालो, क्योंकि इस तरह से अपनी इज्जत बेचकर जीने से अच्छा तो मरना बेहतर होगा मेरे लिए। जमुनाबाई ने जगदीश को इशारा किया। जगदीश हट्टा कट्टा आदमी था, जिस वजह से वह जल्दी से उन दोनों लड़कियों के पास आया। उसने दोनों को बाजू से पकड़कर खींचते हुए कहा, ज्यादा नखरे मत दिखाओ, वरना यहीं के यहीं तुम दोनों की इज्जत उतर जाएगी। इतना कहकर जगदीश जबरदस्ती उन 2 लड़कियों को खींचता हुआ एक कमरे में लेकर चला जाएगा। वही जमुना बाई ने अरमान की तरफ इशारा करते हुए कहा, जंगली बिल्लियां हैं, दोनों संभाल पाओगे बच्चे उन दोनों को? अरमान ने शातिर मुस्कुराहट के साथ कहा, दो क्या, मैं 10 को भी संभाल सकता हूँ। आप मेरे सभी आदमियों को उनके पसंद की लड़कियां चुनने के 1000 तक दे दो। इतना कहकर अरमान ने अपने कदम उस कमरे की तरफ बढ़ा दिए जिस कमरे में जगदीश दोनों लड़कियों को बंद करके आया था। धीरे धीरे वहां पर मौजूद हर एक इंसान ने अपने लिए दो लड़कियां चुनी और उनके साथ कमरे में चले गए। वहीं अरमान जिस कमरे में मौजूद था, उस कमरे में वह दोनों लड़कियां अपनी किस्मत को कोसते हुए लगातार रह रही थी। अरमान जैसे
ही कमरे के अंदर आया। एक पल के लिए वह दोनों लड़कियां अरमान के हैंडसम चेहरे को देखकर उसमें खो गई, पर यह महसूस होते ही कि यह कोई जिस्म का सौदागर है जो उनके जिस्म को खरीदने आया है। दोनों लड़कियों की आंखों में नफरत भर आई। इससे पहले कि वह दोनों कुछ कह दिया करती, अरमान ने कहा, मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। दोनों लड़कियों ने नफरत भरी आवाज में कहा, कौन सी मदद? हमारी इज्जत के साथ खेलना चाहती हो ना तो खेल क्यों नहीं रहे? वैसे भी हमारी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर हो चुकी है, और अगर अब तुम हमें बर्बाद कर भी दोगे तो क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा हम लोग अपनी जान दे देंगे, क्योंकि इस तरह से जिंदगी जीना हमारे उसूलों के खिलाफ है। अरमान ने कहा, मुझे तुम दोनों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इसलिए अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद कर दो। अरमान की बात सुनकर दोनों लड़कियां हैरानी से अरमान को देखने लगी। अरमान ने खुद उन्हें 2000 लड़कियों में से चुना था, और अब वो खुद ही कह रहा था कि उसे उन दोनों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक लड़की ने शक भरी आवाज में कहा, हम कैसे यकीन करें? और मैंने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मुझ पर यकीन करती हो या नहीं। बस इतना जान लो कि मैं यहाँ से तुम सब लोगों को निकालने के लिए आया हूँ, और जो आदमी बाहर मौजूद थे वह सभी इसी काम के लिए आए हैं। हमने तुम सब में से उन लड़कियों को चुना जिनकी आंखों में बगावत नजर आ रही थी, ताकि तुम सब लोग हमारी मदद कर सकूं। अरमान की बात सुनकर एक लड़की ने रोते हुए कहा, क्या आप सच में हमारी मदद करने वाले हैं? और मैंने कहा, करने वाला नहीं हूँ बल्कि करने ही आया हूँ, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। इतना कहकर अपने दोनों लड़कियों को कुछ समझाया, जिसे सुनकर दोनों लड़कियों की आंखों में हैरानी और खुशी के भाव आ गए। अरमान ने कहा, क्या तुम दोनों मेरी मदद करोगी? दोनों लड़कियों ने रोते हुए कहा, थैंक यू सर, आप हम लोगों को इस नर्क जैसी जगह से बचाने के लिए आए हैं। आप जो कहेंगे हम करेंगे। और माने जल्दी से अपनी पैंट की पॉकेट से 2 डब्बी निकालते हुए कहा, ये लो। उन 2 लड़कियों ने जल्दी से वो लिक्विड अपने गले के नीचे उतारा और अरमान की तरफ देखते हुए कहा, हम वादा करते हैं सर, जितना हो सके आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उस नर्क में जाने से अच्छा है कि हम बाकी लड़कियों की मदद करते हुए अपनी जान गंवा दे। वेरी गुड। कुछ देर बाद वह 2 लड़कियां काले कपड़ों में तैयार हो चुकी थी, जो कि अरमान ने ही उन्हें दिए थे। अरमान ने मुस्कुराते हुए दोनों की तरफ देखते हुए कहा, तो तुम दोनों तैयार हो? दोनों के चेहरे एक बार इस वक्त एक अलग ही चमकती और दोनों के अंदर जोश नजर आ रहा था। अरमान ने दोनों को देखते हुए कहा, तुम दोनों के पास सिर्फ 2 घंटे हैं। दवाई का असर सिर्फ 2 घंटे तक रहेगा, उसके बाद तुम दोनों को कुछ भी करके यहाँ से बाहर निकलना है। दोनों लड़कियों ने अरमान की तरफ देखते हुए कहा, 2 घंटे हमारे लिए बहुत है। अरमान ने कहा, तो जाओ, शुरू हो जाओ। दोनों लड़कियों ने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। तभी उन्हें दूसरे कमरों से भी उन्हीं की तरह 2-2 लड़कियों का ग्रुप बाहर निकलता दिखाई दिया। उन सब के चेहरे पर भी एक अलग जुनून नजर आ रहा था, और सभी लोगों ने एक जैसे काले कपड़े पहने हुए थे। अरमान ने पहले ही उन्हें समझा दिया था कि उन्हें कई और लड़कियां भी मिलेंगे जो कि उनका साथ देंगी। लड़कियों की संख्या यही कुछ 100 से 120 के आसपास थी, क्योंकि सभी लोग अपने साथ 2-2 लड़कियों को लेकर कमरे में गए थे। सभी लड़कों ने एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारा किया और अपने अपने काम पर चले गए। कुछ देर बाद जमुना बाई, जो कि अपने बड़े से कमरे में मजे से अपने सारे साथियों के साथ ड्रिंक कर रही थी, क्योंकि आज उसकी काफी अच्छी कमाई हो गई थी। 100 लड़कियों के उसे 100 करोड़ मिले थे, वह भी सिर्फ एक रात की। तभी उन सभी के कानों में किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। जमुना बाई इस वक्त नशे में चूर थी, और उसके चारों आदमी, गणेश, रानी, जगदीश, रमेश, चारों नशे में चूर थे। इस तरह के चिल्लाने की आवाज सुनकर जमुना बाई ने गुस्से से कहा, कौन है जो इतनी खुशी के दिन भर परेशान कर रहा
है गणेश नशे भरी आवाज में कहने लगा। लगता है उन लोगों को और भी चाहिए। गणेश की बात सुनकर जमुना बाई की आंखों में चमक आ गई। जमुना बाई ने कहा, तो मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाकर दरवाजा खोल। जैसे ही गणेश ने दरवाजा खोला, उसके मुंह पर एक पंच आकर लगा। उसने हैरानी से अपने सामने देखा तो यह वही लड़की थी जिसे वह अरमान के कमरे में छोड़ कर आया था, पर इस वक्त ये लड़की पूरी तरह से बदली हुई नजर आ रही थी। कुछ देर पहले पंजा मारने को झपटने वाली लड़की इस वक्त एक घायल शेरनी लग रही थी जो किसी भी वक्त गणेश का शिकार कर सकती थी। कुछ ही देर बाद लगातार जमुना बाई के कमरे में 10 से 15 लड़कियां घुस गई और जमुना बाई और उसके आदमियों को पीटने लगी। उन सब के अंदर कोई शैतानी ताकत आ गई थी, क्योंकि कुछ देर पहले मामूली से लगने वाली लड़कियां इस वक्त किसी प्रोफेशनल फाइटर की तरह उन सब को पीट रही थी। यहाँ तक कि गणेश, जो खुद प्रोफेशनल फाइटर था, नशे में होने के कारण उनमें से किसी का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। वह भी बुरी तरह से घायल हो गया था। तभी एक लड़की ने गुस्से से जमुना बाई के बालों को खींचकर उसका सिर दीवार पर मारते हुए कहा, बहुत शौक है ना तुझे हम जैसी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने का, हमारे जिस्म का सौदा करने का। आज देख तेरी जिंदगी किस तरह से तबाह होगी। इतना कहकर उस लड़की ने जमुना बाई का सर दीवार पर जमकर दे मारा। जमुना बाई के सर से खून की धारा बहने लगी। उससे कुछ कहते नहीं बन रहा था, क्योंकि इस वक्त वह नशे से चूर थी। वहीं उसके बाकी आदमी खुद ही घायल थे, तो उसे क्या बचाने की कोशिश करती। यह कोठा अंडरग्राउंड था, जिस वजह से यहाँ पर बॉडीगार्ड्स नहीं थे। क्लब में मौजूद बॉडीगार्ड्स सी कोठी के भी रखवाली करते थे, जिस वजह से अरमान का काम इतनी आसानी से हो रहा था। वही बाकी लड़कियां, जिन्हें सभी लोगों ने वही लिक्विड बुलाया था, वह सभी लड़कियों को लेकर धीरे धीरे बेसमेंट से निकलने की कोशिश कर रही थी। अरमान मुस्कुराते हुए सभी को देख रहा था। उसके पास में आर्यन आकर खड़ा हो गया। आर्यन ने कहा, ये सबसे अच्छा तरीका है लड़कियों की मदद खुद करने से। अच्छा, उन्हें इस काबिल बना दो कि वो खुद की मदद खुद कर सके। अरमान ने कहा, लड़कियां कमजोर नहीं होती, बस उनके अंदर की दुर्गा और लक्ष्मी को जगाने की देर होती है। चंडी वो अपने आप बन जाती है दुनिया से खुद को बचाने के लिए। कुछ देर बाद बेसमेंट का दरवाजा खुला और स्टेज के नीचे से सभी लड़कियां एटीट्यूड से चलती हुए बाहर निकली। उन सभी लड़कियों के पीछे बाकी की लड़कियां थी। अचानक से क्लब में इतनी सारी लड़कियों को देखकर सब लोग हैरानी से उन्हें देखने लगे। सबकी आंखों में हवा और लास्ट नजर आ रही थी। वो सभी लड़कियां 18 से 20 की उम्र की थी। वही क्लब में मौजूद बॉडीगार्ड्स ने जब उन सभी लड़कियों को देखा, तब वो गुस्से से उन सभी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगे, पर सबसे आगे चल रही लड़कियों ने उनके हाथ को मरोड़कर उन्हें जमीन पर पटक दिया। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर कोई शैतानी ताकत आ गई हूँ, क्योंकि इस वक्त वह कोई मामूली लड़कियां नहीं लग रही थी। अरमान और उसके सभी आदमी भी उन सब के आसपास ही खड़े थे। प्रभु, लोग उन लोगों की मदद नहीं कर रहे थे। तभी दो कट्टे कट्टे बॉडीगार्ड, जो कि सिक्योरिटी टीम के हेड थे, वह आगे। उन्होंने उन लड़कियों को पकड़ने की कोशिश की, पर एक लड़की ने इतना तेज मुक्का उस आदमी के पेट में मारा कि वह दर्द से कराता हुआ जमीन पर बैठ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि दुबली पतली दिखने वाली लड़की, जिसके अंदर जान भी नहीं है, वह इतनी तेज मुक्का कैसे मार सकती है। पर उन्हें क्या पता था, जो लिक्विड अरमान ने उन सभी लड़कियों को दिया था, उसमें इस तरह का पावर था कि सभी लड़कियां कुछ घंटों के लिए वहशी दरिंदे में बदल जाएगी। उनके अंदर शैतानी ताकत आ जाए। ये ह्यूमन पर
एक्सपेरिमेंट किया जाने वाला एक तरह का ट्रक था जो कि अरमान ने खुद बनाया था, पर अरमान इससे कभी किसी को नहीं देना चाहता था। अरमान आज इसका दूसरी बार इस्तेमाल किया था। इसका पहला डोज उसने सबसे पहले सुकून को लगाया था, जिस वजह से आज सुकून इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि वह अपने सामने 10 आदमियों को पटक सकती थी। पर अरमान ने ये दोस्त उसे इस तरह से दिया गया था कि उसके अंदर वह ताकत है हमेशा हमेशा के लिए मौजूद थी। पर इस वक्त जो ड्रग उसने इन लड़कियों को दिया था ये बस कुछ पल के लिए था। 1 साल लड़कियों का सामना क्लब में मौजूद एक आदमी भी नहीं कर पा रहा था, और वही बाकी सभी लड़कियों को प्रोटेक्ट करते हुए धीरे धीरे क्लब से बाहर निकल रही थी। अरमान और उसके आदमी बिना किसी परेशानी के चुपचाप उन सभी के पीछे चल रहे थे। जैसे ही वह सभी लोग बाहर निकले, अरमान ने अपने हाथ में पकड़ी एक बोतल को घुमाते हुए कहा, आज का दिन मजेदार रहा। इतना कहकर उसने उस बोतल का ढक्कन खोला और उसके अंदर से एक छोटा सा रिमोट निकाला। वो रिमोट इतना छोटा था कि अगर कोई ध्यान से ना देखे तो उसे कोई खिलौना समझ ले। अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा, तो एक और मिशन सक्सेसफुल। इतना कहकर उसने वह बटन दबा दी। इसी के साथ उनके पीछे कुछ देर पहले तक जगमगाता क्लब धमाके के साथ ब्लास्ट हो गया, और क्लब के अंदर मौजूद दिल्ली के कई अमीर लोग भी ब्लास्ट के साथ खत्म हो गए। सभी लड़कियों ने हैरानी से उस तरफ देखा कुछ देर पहले जहां पर अमीर घर के लोग रंगोलियां मनाने आए थे। इस वक्त वह जिंदा लाश बन चुके थे। उन सभी लड़कियों की आंखों में आंखों को देखकर शांति मिल रही थी। उन सभी लोगों की आंखों से आंसू निकल रहे थे। आखिर नर्क में पिछले 1 महीने से वह लोग कहते थे, और आज उन्हें यहाँ से आजादी मिल रही थी सिर्फ और सिर्फ अरमान की वजह से। अरमान ने अपने सामने मौजूद लड़कियों को देखा जिनकी हालत काफी खराब थी। उसने कार्तिक की तरफ देखते हुए कहा, इन 100 लड़कियों को हॉस्पिटल लेकर जाओ। अरमान जानता था कि ड्रग का असर कई लड़कियों पर उल्टा भी हो सकता है, जिस वजह से उनकी तबीयत खराब हो सकती है, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल ले जाना जरूरी था। और मान ने आहिल की तरफ देखते हुए कहा, और इन बाकी लड़कियों को सुकून फाउंडेशन और भैरवी फाउंडेशन में ले जाओ। आहिल ने भी अपना सर हिलाया। उन सभी लड़कियों ने रोते हुए अरमान की तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू भैया, आपने आज हमारी जिंदगी बचा दी, हमें जीने का सहारा दिया है। हम जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। भगवान करे आपको आपकी जिंदगी में सब कुछ मिले, आप हमेशा खुश रहे। अरमान ने उन सब की तरफ देखते हुए वहां हमेशा एक बात याद रखना, खुद की हिफाजत खुद करनी पड़ती है, इसलिए मैं तुम लोगों को इस काबिल बना लूंगा कि तुम लोगों को मेरी मदद की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस मन लगाकर और लगन के साथ तैयारी करो। इतना कहकर अरमान लंबे कदम लेता हुआ सीधा अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया, और गाड़ी तेजी से राठौड़ मैंशन की तरफ दौड़ाने लगा। वही साउथ अफ्रीका में एक अंधेरे कमरे में करीब 20 साल का लड़का गुस्से से चिल्ला रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है? वह सारी लड़कियां कहां चली गई और क्लब को कैसे आग लग सकती है? उस लड़के की बात सुनकर फोन पर जो कोई इंसान उसे बता रहा था, उसने कहा, सर पता नहीं क्या हुआ और क्या नहीं, पर वहां पर किसी भी चीज का नामोनिशान नहीं बचा जिससे हम ये जान सके कि उनकी मदद किसने की है। उस लड़के ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे पता है। ये कौन है? अरमान राठौर। गाड़ी चलाते हुए अरमान ने मुस्कुराते, तो आखिर अब तुम सामने आ ही जाओगे। लोगों को लगता है कि तुम मर चुके हो, पर मैं जानता हूँ तुम छुपकर वार करने में काफी माहिर हो चुके हो। पर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, इस बार भी तुम पहली बार की तरह ही हार होगी। आज के लिए बस इतना ही।